वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस एमपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ग्रेड 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। आज ये सेकंड सेशन रहने वाला है। इससे पहले का हम एमपी टेट प्रीवियस ईयर का एक सेशन अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं और एक सेशन में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो और आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए। तो आज का जो ये सेशन है हमारा सेकंड सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जायगोट, जीन, फर्टिलाइज्ड सेल या फिर क्रोमोसोम? तो गाइस हेरिडिटी की जो यूनिट है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बच्चा है जो अपने काम को करता है, क्योंकि अगर वो ये काम करता है तो उसे चॉकलेट दी जाएगी। ठीक है, अगर उसे चॉकलेट दी जाती है कब? जब वो काम करता है। तो चॉकलेट का जो वर्णन है वो किस शब्द के रूप में हम यहां पर करेंगे? तो बताना है आपको ऑपरेंट कंडीशनर, पनिशमेंट स्टिमुलस, रीइंफोर्सर और न्यूट्रल स्टिमुलस। आई होप गाइस इसका आंसर आपको आ गया होगा। ये मतलब वैसे 11th है लेकिन आज के सेशन के लिए ये दूसरा था, तो यहां पे इसका आंसर होगा रीइंफोर्सर। रीइंफोर्सर इसका सही आंसर होगा। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट गाइस रिवॉर्ड होता है। जैसे बच्चा क्या है, जब वो काम कोई भी करता है तो उसको क्या चॉकलेट दी जाती है, मतलब कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जा रहा है किसी भी काम करने के लिए। जब हम कुछ दें तो वो रीइंफोर्स कहलाता है। तो वो क्या है, जो चॉकलेट है वो रीइंफोर्सर का काम कर रही है, रीइंफोर्सर का काम कर रही है। आई होप यहाँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड मतलब एक तरीके से हम इनाम कह सकते हैं, पुरस्कार कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ट्रायल एंड एरर जो मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक, कोलर, पियाजे और पैवलोव। तो गाइज इसका जो आंसर है वो थॉर्नडाइक है। अगर आपने वो जो एक सेशन शुरू किया है, अगर अभी तक आप नहीं देखा है आपने, तो देखिएगा सीडीपी में बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हो रही है और वो एग्जाम ओरिएंटेड है। एमपी टेट, सी टेट और यूपी टेट, इन एग्जाम्स को लेकर मेन ओरिएंटेशन ये एग्जाम्स है। बाकी सीडीपी जहां पर भी पूछा जाता है वो सेशंस आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि सीडीपी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। तो उसमें मैंने आपको जनक बोला था कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, तो हम फादर की बात करेंगे कि साइकोलॉजी के फादर कौन है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के कौन है। तो मैंने उसमें बताया था एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर है थॉर्नडाइक, जिसमें मैंने आपको बताया था थॉर्नडाइक के द्वारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दी गई। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कनेक्टिविज्म की जो थ्योरी है वो दी गई। उसके बाद लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग दिए गए, ट्रांसफर लर्निंग की बात की गई, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की गई। उसके बाद एक वो बताया था मैंने आपको मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात की गई। तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए वो सेशंस जो है। एक तो ये वाला जो एमपी टेट प्रीवियस ईयर वाला सेशन, और एक बिल्कुल बेसिक से जो सीडीपी स्टार्ट हुई है, एक वो वाले सेशन। ये दो सेशंस में लेकर आ रही हूं आप लोगों के लिए, तो वो जरूर ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेशन किया हमने और हमारा एक नंबर ये देखिए यहां से पक्का भी हो गया। तो इस तरीके से जब हम सेशंस बढ़ते जाएंगे प्रतिदिन या कुछ ना कुछ हम नया सीख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट हु कंप्लीट्स टास्क टू अर्न मार्क्स इज मोटिवेटेड बाय, मतलब जो एक छात्र है वो अंक अर्जित करने के लिए
अपने काम को पूरा करता है। तो मतलब क्या है, नोइंग नीड्स, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और मास्टरी गोल्स। तो गाइस इसका जो आंसर है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं। जब हम कोई काम करते हैं और वो काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ मिलने वाला है, बाहरी वो मार्क्स हो सकता है या फिर कोई रिवॉर्ड हो सकता है, चॉकलेट हो सकती है बच्चों के लिए। इसे हम बोल देते हैं ना कि अगर आप अपने जो एग्जाम्स हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो हम आपको साइकिल दिलाएंगे या फिर लैपटॉप दिलाएंगे, मोबाइल दिलाएंगे। इस तरीके से अगर हम कोई भी चीज रखते हैं तो जो बच्चे वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा करते हो तो हम आपको फोन दिलाएंगे या कुछ भी। तो जब चीजें बाहरी रूप से रोपित की जाती है, बाहरी रूप से उसे रोपा जाए, मतलब बच्चे को लालच दिया जाए कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मतलब बाहरी रूप से हम चीजें को अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सट्रिंसिक होगा। एक्सट्रिंसिक मतलब आप एग्जिट से याद रख सकते हो, एग्जिट मतलब बाहर, ऐसा कुछ आप सिमिलरिटी बना सकते हो। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है, ये होता है इन मतलब अंदर, आंतरिक रूप से, मतलब बच्चा क्या है अच्छे नंबर इसलिए लाना चाहता है, अच्छे मार्क्स इसलिए क्योंकि वो अच्छा महसूस करता है, उसे पढ़ना अच्छा लगता है। लाइब्रेरी में बुक्स इसलिए लोग पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लाइब्रेरी में बच्चा बुक्स इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो एक साल में जितनी बुक्स पढ़ेगा, अगर उसके बुक्स का जो नंबर है वो ज्यादा होगा तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो वो एक्सट्रिंसिक है। लेकिन लाइब्रेरी में बच्चा बुक्स इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो खुद से नॉलेज गेन करना चाहता है या उसको अच्छा लगता है, तो वो इंट्रिंसिक होगा। इस तरीके से ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम ना केवल क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, केवल आंसर बता रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम चीजों को डिस्कस भी करने वाले हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो कि क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Through classical conditioning, a neutral stimulus becomes a or an unconditioned response, unconditioned stimulus, conditioned stimulus और conditioned response। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हम आगे पढ़ने वाले हैं गाइस। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, जब कोई न्यूट्रल स्टिमुलस दिया जाता है वो क्या बन जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर समझ लीजिए, कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है न्यूट्रल स्टिमुलस। क्लासिकल कंडीशनिंग के जब हम उसको कराएंगे न्यूट्रल स्टिमुलस, क्लासिकल कंडीशनिंग के दौरान क्या बन जाता है, कंडीशन स्टिमुलस। अब थोड़ा सा इसको समझ लो कि ये कैसे बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, जैसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग को ही यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। एवन पैवलोव ने जो डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। तो सलाइवेशन कैसे होता है, जैसे खाने को देखकर सलाइवेशन होता है, तो डॉग में भी क्या सलाइवा तब आएगी जब वो फूड को देखेगा। ठीक है, घंटी बजने से कभी सलाइवेशन होते देखा है क्या, नहीं ना, बल्कि खाने को देखकर सलाइवेशन होता है। तो जिस चीज को देखकर सलाइवेशन नहीं हुआ या फिर सलाइवेशन यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्स है, लार का आना क्या है, ये रिस्पॉन्स है। ठीक, तो स्टिमुलस जिस चीज को देखने से रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ये उद्दीपन है। तो न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल का नाम से आप समझ रहे हैं जो सलाइवेशन नहीं कर पाएगा। ठीक, जैसे बेल की जो रिंग है, घंटी की जो आवाज है वो सलाइवेशन नहीं करवा सकती, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग होने के दौरान क्या होगा, कंडीशनड स्टिमुलस बन जाएगा। कैसे, सबसे पहले फूड जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब यहाँ पर कोई कंडीशनिंग नहीं होती है, फूड को देखकर सलाइवेशन होता ही है। लेकिन फूड के साथ अगर हाँ, जो पैवलोव है उन्होंने
बेल को ऐड कर दिया था, मतलब खाना जब आता था उसके साथ घंटी बजती थी। तो क्या अब इन्होंने फूड को भी अगर वो रिमूव कर देंगे तो केवल बेल की वजह से ही सलाइवेशन जब स्टार्ट होने लगे, दैट्स कॉल्ड कंडीशनड स्टिमुलस। केवल पहले बेल बज रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा डॉग को, कोई इसका सलाइवेशन नहीं हो रहा है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग के दौरान उसकी कंडीशनिंग कुछ इस प्रकार से कर दी गई, बार बार फूड प्लस रिंग इस तरीके से की गई कि अब फूड नहीं भी आए, केवल बेल भी अगर रिंग हो जाती है तो उसके मुंह में सलाइवा आ जाती है, लार आ जाती है। तो ये क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है। आई होप यहाँ पर मैंने छोटे से फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। जो सीडीपी वाला सेशन हम लेकर आ रहे हैं उसमें डिटेल में हम अच्छे से बात करेंगे। आई होप यहाँ पर इतने छोटे से फॉर्म में आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दरवाजे को बंद करके लगातार जो आने वाली तेज आवाज है अगर उससे बचा जाता है तो वो किस चीज का उदाहरण है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो जैसे आवाज आ रही है, बार 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 आवाज आ रही है, उससे बचना है तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मैं आपको बता चुकी हूँ रीइंफोर्समेंट क्या होता है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये मैंने पहले सेशन में भी बताया था, कभी भी याद रखना, कभी भी पनिशमेंट के इक्वल नहीं होता है। पनिशमेंट के इक्वल ये कभी भी नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका आंसर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव से क्या समझेंगे? संकोची ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं जिनमें उनके सफल होने की संभावना हो। तो शाइंग अवे फ्रॉम एक्टिविटीज इन विच दे आर लाइकली टू सक्सीड, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कंक्लूड दैट ट्राइंग न्यू थिंग्स इज बेटर, ये निश्चय करें कि नई चीजों की कोशिश करना बेहतर है। Conclude that failure is an indication of their incompetence, not a condition that can be modified by learning or practicing. तो क्या होता है कि वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो असफलता है वो उनकी अक्षमता का संकेत है, ना कि ऐसी स्थिति है जिसे अधिगम करने अभ्यास करने से संशोधित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी चीज में फेल हो भी रहे हैं तो हो सकता है वो थोड़े टाइम के लिए फेलियर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे उसमें लर्निंग करके, उसमें प्रैक्टिस करके, उसमें संशोधित हम कभी कर ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी देखा होगा, आपने कोई एग्जाम दिया होगा जिसमें आप अगर पहले कभी फेल हो गए होंगे तो आपने वापस से कोशिश की होगी, प्रैक्टिस की होगी, एफर्ट्स किए होंगे और उसमें मॉडिफाई करके आपने सक्सेस हासिल की होगी। फिर है फ्रस्ट्रेशन एंड बिकमिंग मोर पैसिमिस्टिक अबाउट देयर एबिलिटीज। ऐसा तो नहीं है कि वो निराशावादी बन जाए, जबकि ये होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है कि जो उन्होंने एफर्ट्स किए थे पहले फर्स्ट टाइम में, जब वो सक्सेस नहीं हो पाए तो वो ये चीज समझ रहे कि कोई बात नहीं, यहाँ सफलता मिली है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उसमें एफर्ट्स करेंगे, हम अपनी जैसे बोलती हूँ ना, मैं जब भी स्ट्रेटेजी शेयर करती हूँ तो उसमें बोलती हूँ कि हम कुछ ना कुछ अगर मॉडिफाई करते रहे, चेंजेस करते रहे तो एक ना एक दिन हमें सफलता उसमें मिल जाती है। तो यही है कि एक बार कर लेने से जब असफलता हाथ लगती है तो कुंठा वाली जो बात है कि हम अपने आप में पैसिमिस्ट हो जाएं, तो पैसिमिस्ट तो कभी नहीं होना है, हमेशा ऑप्टिमिस्ट ही रहना है। आशावादी बने रहो, एफर्ट्स करते रहो और अपनी जो रणनीति है जो आपने फर्स्ट टाइम में अप्लाई की थी उसको चेंज करके दूसरी रणनीति करो, उसमें संशोधन करो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, several tissues coordinate to give rise to a system, this is known as। कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इस रूप में इसे जाना जाता है कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन, स्पेसिफिसिटी, विशेषता और डिफरेंशिएशन। तो इसमें दिया है कि सेकंड ऑप्शन इसका सही है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे है थोड़ा सा समझ लो। इंटीग्रेशन क्या होता है ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे उसमें ये आएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो पहले फिंगर्स को ऐसे मूव करता है, फिर रिस्ट को मूव करता है,
फिर ये दोनों एक साथ मिलाकर इस तरीके से मूव करते हैं। पहले फिंगर्स को मूव करना, फिर उसके बाद रिस्ट को मूव करना, फिर इस तरीके से मूव करना, मतलब कोऑर्डिनेट बन जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाती हैं चीजें, एक साथ चलने लगती हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन टिश्यूज को आपस में कोऑर्डिनेट करके ये इंटीग्रेशन का काम होता है, मतलब इस तरीके से एक साथ चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। This theory integrates principle explored by Chaos network and complexity and self-organizations theories. कौन सा सिद्धांत अराजकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्म संगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों का एकीकृत करता है? कॉग्निटिविज्म, कनेक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म और ह्यूमनिज्म। तो ये देखो गाइस, इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसका भी आंसर क्या है? 19th का भी 2 ही है। कनेक्टिविज्म क्या है यहाँ पर? अब आपको ये पता चलता जाएगा कि कितने फैक्चुअल और कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपी टेट में भी भर भर कर फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। ये थ्योरी किसने दी, ये कथन किसका है, थ्योरी के जनक कौन है, इस तरीके से। और एमपी टेट में क्या होता है, ऐसे समझ लो आप, लगभग 30 जो क्वेश्चन आते हैं, तो 30 में से 18 से 20 आप फैक्ट वाले क्वेश्चन समझ के चलो, और लगभग यहां से हम इनको मान सकते हैं 12 और 10 ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, अराजकता, ये नेटवर्क, ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? तो कनेक्टिविज्म से है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग स्किल इन इंक्लूसिव एजुकेशन? अब क्या पूछा है? नॉट पूछा है। फॉर्मेटिव, अचीवमेंट, समेटिव और परफॉर्मेंस, समावेशी शिक्षा में। तो इसमें क्या है? इसका सही आंसर फॉर्मेटिव है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन अगर आपको पढ़ना है तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट, ये चैनल पर एक प्लेलिस्ट है और उस पर वीडियो अपलोडेड है इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए। 5 नंबर में सी-टेट में इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा जाता है, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। हमने आज 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 10 क्वेश्चन हमने से पहले वाले सेशन में डिस्कस करे थे। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एमटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की एक पूरी सीरीज चलती रहेगी। लगभग इसमें 30 से 40 लगभग समझ लीजिए इतने प्रीवियस ईयर पेपर आराम से मिल गए हैं। अब उनको धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। और पीडीएफ के लिए जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम एक पब्लिक चैनल है टेलीग्राम पर, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस 10 क्वेश्चन कराए थे उसका आज मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, और आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका मैं कल टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर कर दूंगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप सेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर कर देना जो लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग 3 में क्या है, अब हमें सीडीपी से ये पता चलता जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से, हमारी जो व्यापम है वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।